माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11 के फिजिक्स में जो डॉपलर इफेक्ट वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसका 5वां वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको 4 वीडियो दे चुका हूँ। जो विद्यार्थी अभी पिछले चारों वीडियो को ना देखे हो तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो उन 4 वीडियो को देख लें, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव के कारण आभासी आवृत्ति का व्यंजक कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव के कारण आभासी आवृत्ति का व्यंजक है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव के कारण आभासी आवृत्ति का व्यंजक है। ठीक है, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव के कारण आभासी आवृत्ति का व्यंजक है। जल्दी हेडिंग, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव के कारण आभासी आवृत्ति का व्यंजक है। तो देखिए इसमें कहता है कि इसमें निम्नलिखित 3 स्थितियां या दशाएं संभव होती हैं। ठीक है, यानी इसमें निम्नलिखित 3 स्थितियां या दशाएं संभव है। तो नीचे आप देखेंगे इसमें निम्नलिखित 3 स्थितियां संभव हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल करके तो आप ये भी लिख लो, इसमें निम्नलिखित 3 स्थितियां संभव है। अब इसका सुनिए पहले क्या स्थिति है, केस 1, जब ध्वनि स्रोत गतिमान तथा श्रोता स्थिर हो। मतलब कि जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है वो क्या है, गतिमान है, लेकिन जो ध्वनि को सुन रहा है या ग्रहण कर रहा है वो क्या है, स्थिर है। तो ये बनाया गया कि जब ध्वनि स्रोत गतिमान तथा श्रोता क्या हो, स्थिर हो, तो आभासी आवृत्ति का व्यंजक क्या होगा। फिर केस 2 है, जब ध्वनि स्रोत स्थिर तथा श्रोता गतिमान हो। मतलब जो ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है वो स्थिर है, लेकिन जो ध्वनि को सुन रहा है या ग्रहण कर रहा है वो क्या है, गतिमान है। तो केस 2 बना, जब ध्वनि स्रोत स्थिर तथा श्रोता क्या हो, गतिमान हो। फिर देखिए तीसरा केस क्या है कि जब ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों ही गतिमान हो। मतलब कि जो ध्वनि को निकाल रहा है, मतलब उत्पन्न कर रहा है वो भी गतिमान है, और जो ध्वनि को ग्रहण कर रहा है या सुन रहा है वो भी क्या है, गतिमान है। तो ऐसी दशा में आभासी आवृत्ति का व्यंजक कितना होगा। ठीक है, तो ये 3 दशाएं बनती हैं। अब इन तीनों दशाओं के में जो आभासी आवृत्ति का व्यंजक होता है उसको हम लोग याद करते हैं कितना आता है। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए इतना पूरा पे, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार हम बोर्ड से हट जाते हैं, जिससे आप ये पूरा नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग।
ठीक है। तो देखिए जो पहला कंडीशन है कि जब ध्वनि स्रोत गतिमान तथा श्रोता क्या हो, स्थिर हो। देखिए जो पहला केस था आपके सामने कि जब ध्वनि स्रोत गतिमान तथा श्रोता स्थिर हो, तो इसमें दो दशाएं बनेगी। एक तो रहेगा यदि ध्वनि स्रोत, ठीक है, श्रोता की ओर गतिमान हो, मतलब कि ध्वनि स्रोत ही गतिमान है, श्रोता स्थिर है। लेकिन जैसे एक क्या होता है कि ध्वनि स्रोत है वो गतिमान हो, ध्वनि श्रोता क्या हो, स्थिर हो। तो अगर जो स्थिर है तो ध्वनि स्रोत एक बार उसकी ओर जाए और एक बार ध्वनि स्रोत उससे दूर जाए। तो इसमें पहला क्या बनेगा कि यदि ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गतिमान हो, तो देखिए हमने कोई ध्वनि स्रोत बनाया है, ए VS चाल से किसी स्थिर श्रोता की ओर गतिमान है, तो ऐसी दशा में जो आभासी आवृत्ति बनती है N डैश बराबर N V बटे V माइनस VS होता है। N डैश बराबर N V बटे V माइनस VS होता है, जहां पर N क्या है, वास्तविक आवृत्ति, N डैश क्या है, आभासी आवृत्ति, V क्या है, ध्वनि की चाल, और VS क्या है, ध्वनि स्रोत की चाल। ठीक है। तो यानी इस दशा में क्या बनेगा, यदि ध्वनि स्रोत, ठीक है, स्थिर श्रोता की ओर गतिमान हो, तो ऐसी दशा में आभासी आवृत्ति N डैश बराबर N V बटे V माइनस क्या होता है, VS होता है। ठीक है। जहां पर प्रत्येक चीज क्या है उसको आपको दर्शा दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसमें देखिए केस 2, इसी में बी वाला बनेगा। यदि ध्वनि स्रोत श्रोता, यदि ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा हूं, मतलब कि अब की जो है ये इधर गतिमान हो जाएगा। ठीक है। तो इस दशा में बस यहां पर जो ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। यदि ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा हो, स्थिर श्रोता से दूर जा रहा हो, तो ऐसी दशा में देखिए हमने क्या बनाया, कोई ध्वनि स्रोत है, इस श्रोता से दूर जा रहा है, तो ऐसी दशा में आभासी आवृत्ति N डैश बराबर N V बटे V प्लस VS हो जाएगी। और जहां पर प्रत्येक राशि क्या है उसको देखिए ऐसे लिख दिया गया है कि N क्या है, N डैश क्या है, V क्या है और VS क्या है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आपका केस 2 वाला जो था, जब ध्वनि स्रोत स्थिर तथा श्रोता गतिमान हो, मतलब जब ध्वनि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता क्या हो, गतिमान हो। तो इसमें पहला केस है यदि श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान हो, यदि श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान हो, तो श्रोता यानी जो सुनेगा तो उसका वेग हमने V0 माना है चाल। और देखिए ये स्रोत है जो उत्पन्न कर रहा है वो स्थिर है, क्या है, स्थिर है। तो ऐसी दशा में आभासी आवृत्ति कि मतलब यदि श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर आ रहा हो, देखिए यदि श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर आ रहा हो, ठीक है, क्या उसकी ओर गतिमान हो, तो आभासी आवृत्ति N डैश बराबर N V प्लस V0 बटे V, जहां पर N जो है वास्तविक आवृत्ति है, N डैश आभासी आवृत्ति है, और जो V है ध्वनि की चाल है, और V0 जो है ये ध्वनि श्रोता की चाल है। ठीक है, ध्वनि श्रोता की चाल मतलब जो ध्वनि को सुन रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
फिर इसमें देखिए दूसरा क्या बनेगा कि श्रोता, यदि श्रोता ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा हो, ठीक है, मतलब इसकी इधर से होगा, उससे दूर जाए, तो ऐसी दशा में जो आभासी आवृत्ति बनेगी बस यहीं पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, बाकी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये भी आप नोट करिए। तीसरा केस आपका था जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों गतिमान हो। ठीक है, तो देखिए ध्वनि स्रोत का वेग v0, श्रोता का वेग, ठीक है, vs, और ध्वनि का वेग क्या है, va। तो ऐसी दशा में जो आभासी आवृत्ति बनेगी n डैश बराबर n v माइनस v0 बटे v माइनस vs। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि n क्या है, n डैश क्या है, v क्या है, v0 क्या है, और इसके बाद vs क्या है, vs बराबर ध्वनि स्रोत की चाल। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने ये जो निकाला गया है क्या है कि मतलब ध्वनि स्रोत और ध्वनि श्रोता दोनों, ठीक है, जिस मतलब ध्वनि के वेग की दिशा में है। तो यदि इनमें से इस सूत्र में क्या होगा, यदि मान लो ध्वनि स्रोत या श्रोता में से किसी का भी यदि वेग की दिशा ध्वनि के वेग की दिशा के विपरीत हो जाती है, तो इसी चिन्ह में हम क्या करेंगे, ठीक है, इसी चिन्ह में मतलब इसी जिसकी विपरीत बनेगी v0 बनता है, तो हम भी जो v0 रहेगा उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस v0। अगर vs वाला बनेगा यानी उसका माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब कि ध्वनि स्रोत और श्रोता में से जिसके भी वेग की दिशा ध्वनि के वेग के विपरीत होगी, यानी ध्वनि के वेग के विपरीत दिशा में, अगर ध्वनि ऐसे जा रहा है, ठीक है, अभी मान लीजिए इसी में क्या हो जाता है कि ये वाला vs वाला इधर हो जाता है, यानी vs इधर जाने लगे, तो v0 तो ऐसे रहेगा, बस vs वाला यहाँ माइनस vs रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि उपरोक्त सूत्र में, प्राप्त सूत्र में एक नोट ले लेंगे कि प्राप्त सूत्र में यदि ध्वनि स्रोत या ध्वनि श्रोता में से किसी के भी वेग की दिशा ध्वनि के वेग की दिशा के विपरीत हो, तो इस सूत्र में उसके वेग को क्या करेंगे, ऋण चिन्ह के साथ रखेंगे। तो मतलब अगर ये वाला ऋण होगा तो यहाँ धन हो जाएगा, और ये वाला ऋण होगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। बाकी फार्मूला आपका सेम यही चलेगा। ठीक है, तो ठीक बच्चे, इसको आप नोट कर लीजिए। मतलब कि इसमें जो अब केस 3 आया था, यदि जिस दिशा में ध्वनि जा रही हो, ध्वनि के चलने की दिशा में अगर वायु भी वेग से चल रही हो, तो ऐसी दशा में उसी ध्वनि के वेग में वायु का वेग भी क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो आभासी आवृत्ति बनेगा n डैश बराबर n v प्लस डब्ल्यू माइनस v0 बटे v प्लस डब्ल्यू माइनस vs। मतलब इसी v में बस w ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्यापक स्थिति बनती है कि यदि ध्वनि स्रोत तथा ध्वनि श्रोता दोनों ही ध्वनि की दिशा में ना चल रहे हो, मतलब जो तीसरा कंडीशन था तीसरे वाले के, उसमें व्यापक स्थिति बनेगी कि दोनों अगर ध्वनि, ठीक है, कि ध्वनि स्रोत और ध्वनि श्रोता दोनों ही ध्वनि की दिशा में ना चल रहे हो, बल्कि श्रोता के वेग व ध्वनि के वेग की दिशा के बीच अल्फा कोण हो तथा ध्वनि स्रोत व ध्वनि के वेग की दिशा के बीच बीटा कोण हो, तो आभासी आवृत्ति n डैश बराबर n v माइनस v0 cos अल्फा बटे v माइनस vs cos बीटा होगा। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है, देखिए आपको लिखा गया है, v क्या है ये भी पता है, n क्या है, n डैश क्या है,
एन डैश हो गया आभासी आवृत्ति, एन हो गया वास्तविक आवृत्ति, वी हो गई ध्वनि की चाल या वेग, वी नॉट हो गया कि किसका ध्वनि श्रोता का वेग, अब वी एस हो गया ध्वनि स्रोत का वेग, अल्फा जो हो गया कि श्रोता व ध्वनि के वेग की दिशा के बीच बना कोण, बीटा स्रोत व ध्वनि के वेग की दिशा के बीच बना हुआ कोण है। तो ठीक बच्चों, इतना पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो जो तीनों केसेज आपके बताए गए, ठीक है, तीनों केसेज के फिर देखिए उसमें दो दो केसेज आपके बताए गए थे। फिर लास्ट एक तीसरा केस था। पहला केस क्या था कि जब ध्वनि स्रोत जो है, ठीक है, ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गतिमान हो, फिर स्थिर श्रोता से दूर जा रहा हो। फिर दूसरा था कि जब ध्वनि श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान हो और ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा हो। तीसरे वाले बताया गया कि जब ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों ही क्या हो गतिमान हो, ठीक है। फिर एक बार बताया गया इस तीसरे वाले केस में कि वायु के चलने का प्रभाव, और फिर एक आपको बताया गया व्यापक की स्थिति। ठीक है बच्चों, तो इतना पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए। और आपको सबसे सरलतम जो होता है कि आपको पूरा, ठीक है, जो मेन निचोड़ है पूरा डॉपलर के ध्वनि का, ठीक है, कि डॉपलर प्रभाव, जो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव था उसका पूरा जो प्रक्रिया समझाई जाती है, ठीक है, तो उसको पूरा जैसे एक निचोड़ निकाला जाता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ पूरा। तो इसे आप अच्छी तरह से अपने कॉपी नोट कर लीजिए, ठीक है, और पूरा कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के तौर पे तो आप हमें सूचित करिए। तो ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे